Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, welcome to the 9th lecture of Geometrical Optics. तो बच्चों इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रिज्म, फिर देखेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट और आखिरी में देखेंगे एक्रोमैटिज्म। तो देखिए बच्चों, हम लोग बात करें ग्लास प्रिज्म की। तो क्या होता है कि मान लीजिए कि एक रे है ना, जो हम लोगों ने ए से रिलीज करी और वो बी तक पहुंच रही है। तो हम लोग देखते हैं कि जो ए से रे जा रही है ना, वो ए से बी पहुंचने के लिए ये जो डॉटेड रास्ता है ना, इसको नहीं फॉलो करती है। और हम लोग अब समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि वो ये डॉटेड रास्ता नहीं फॉलो कर रही है, क्योंकि देखने में तो ये ए बी रास्ता जो है सबसे छोटा है ना। लेकिन क्या होता है कि अगर वो इस रास्ते को फॉलो करेगी तो आप देख पा रहे हैं कि उसको प्रिज्म में इतने पोर्शन के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा, है ना, जो कि कंपैरेटिवली ज्यादा है एज कंपेयर टू ये वाला रास्ता, है ना। तो ये वाले रास्ते की स्पेशलिटी क्या है कि इस रास्ते में जो उसे ओवरऑल टाइम लग रहा है वो मिनिमम लग रहा है। ऐसा नहीं है कि वो यहां से इधर जाती फिर इधर आती, है ना। ये वाला रास्ता जो है आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर तो और भी कम पोर्शन प्रिज्म में रहना पड़ रहा है, लेकिन होता ये है, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ओवरऑल जो है इस रास्ते की लेंथ इतनी ज्यादा हो गई कि वो लीस्ट टाइम टेकिंग रास्ता नहीं रहा। तो इसीलिए बच्चों, जो रास्ता हमारे को यहाँ पर शो करा गया है वही कौन सा रास्ता है, लीस्ट टाइम टेकिंग, सच दैट कि ए से जो है वो जाते वक्त क्या कर रही है, बेंड कर रही है ना। और बेंडिंग क्यों होती है उसको इमेजिन करने के लिए आप ये जो हमारे पास ग्रास है ना, अगर हमारे पास इस तरीके का एक ग्रास हो जो कि प्रिज्म के शेप का हो, और यहाँ पर लाइट के बदले हम लोग यहाँ पर क्या भेज दें, एक पहिया भेज दें ना। यहाँ पर दो चक्के लगा हुआ एक खिलौना है जिसको हम लोग इस तरीके से लुढ़काते हुए भेज रहे हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पर क्या होगा, ये जो राइट वाला पहिया है उसकी स्पीड पहले कम होगी, लेकिन जो लेफ्ट वाला पहिया है, दूसरा वाला पहिया है, उसकी स्पीड तो मेंटेन रहेगी, क्योंकि वो अभी भी ग्रास में एंटर तो करा नहीं है, जिस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि बेंडिंग होगी। ठीक है, और ये बेंडिंग कब तक होगी, जब तक ये पूरा का पूरा जो खिलौना है ना, ये ग्रास में एंटर ना कर जाए। और उसके बाद दोबारा निकलते समय फिर से क्या होगा, एक पहिया पहले जो है ग्रास से बाहर निकल जाएगा और एक अभी भी ग्रास में रहेगा, जिस वजह से निकलते वक्त फिर से क्या होगी, बेंडिंग ऑफ लाइट होगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों, रे डायग्राम को थोड़ा और अच्छे से स्टडी करते हैं। यहां से लेटर से एक रे PQ को भेजा गया ना, बाहर का मीडियम एयर है और ये ग्लास का मान लीजिए प्रिज्म है। अब क्या होगा, अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो रे है वो रेयरर से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है फ्रॉम Q। तो अभी जो है टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होगी, है ना। तो इसलिए आप देख पा रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है, जो कि R है। अब क्या होगा, अब ये रे ट्रैवल कर रही है इस प्रिज्म के अंदर। उसके बाद क्या होगा, अब जो है R पॉइंट पर ये क्या करेगी, यहाँ से ये बाहर निकलेगी, है ना, वंस अगेन। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि अब जो रे है वो डेंसर से रेयरर मीडियम जा रही है। तो ऑब्वियस है कि इस बार ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। इस बार जो है I डैश ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू R डैश। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखिए, हमारे को ये जो प्रिज्म दे रखा है, प्रिज्म ABC, उसमें जो एंगल A है ना, एंगल A को देखिए कहा जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, इसे या तो एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है या फिर और भी इसके बहुत सारे नाम है, जैसे कि रिफ्रैक्टिंग एंगल, और उसके अलावा एक और नाम है इसका एपेक्स एंगल, है ना, APEX एंगल। तो ये जो एंगल A है इसके क्या क्या नाम हो गए, एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिव एंगल या फिर एपेक्स एंगल। ठीक है, इसके अलावा बच्चों यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर दो दो नॉर्मल बनाए गए ना, जैसे कि ये नॉर्मल है और ये भी इस सरफेस के लिए नॉर्मल है। तो हमारे को यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल AQVR, जिसमें ये दोनों एंगल तो 90 डिग्री है, एंगल Q और एंगल R। तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि एंगल A और एंगल V ये दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एंगल Q और एंगल R मिल करके ऑलरेडी कितने हो गए, ये दोनों मिल करके 180 डिग्री हो गए हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पर मैं एंगल V है ना, एंगल V को मैं क्या लिख सकता हूं, 180 डिग्री माइनस A, है ना, इसके बराबर लिख सकता हूं। अच्छा, एक और चीज देखिए यहाँ पर, अगर मैं ट्रायंगल QVR को देखूं, है ना, अगर मैं ट्रायंगल QVR को देखूं तो तीनों एंगल का सम जो है वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो R प्लस R डैश प्लस एंगल V, है ना, यहां मैं लिख देता हूं R प्लस R डैश प्लस एंगल V
हैज टू बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ गया, एंगल V इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 180 डिग्री माइनस R प्लस R डैश, है ना। तो अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि A की वैल्यू कितने के बराबर आ रही है, जो A की वैल्यू है ना, वो बराबर आ रही है देखिए R प्लस R डैश के। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमने अभी अभी डिराइव कर लिया। ठीक है, इसके अलावा देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले जब रिफ्रैक्शन हुआ है ना, उस समय हम लोग देख पा रहे हैं कि ये हो जाएगा इस तरीके से क्लॉकवाइज सेंस में डेविएशन, जिसको मैं डेल्टा 1 कह देता हूँ, है ना। ये पहला एंगल ऑफ डेविएशन हुआ। उसके बाद जब रे फर्दर बाहर निकल रही थी तो हम लोग यहाँ पर ये फिर से देख पा रहे हैं कि रे तो जाना चाह रही थी बिल्कुल सीधे, है ना, इस तरीके से, लेकिन वो मुड़ गई इस बार। तो अगेन हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला जो एंगल वो क्या हो जाएगा, डेल्टा 2, मतलब अगला एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो अगर मैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल देखूं तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा बेसिकली डेल्टा 2 के बराबर। तो बड़े आराम से अब आप देख पा रहे हो कि अगर हम लोग ट्राइंगल टी क्यू आर को देखें तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 किसके बराबर हो जाएगा, ये जो बाहर वाला एंगल है डेल्टा के। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास आ गया, और वो क्या है कि डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि डेल्टा 1 जो है वो हो जाएगा I माइनस आर के बराबर। और इसी तरीके से देखिए हम लोग यहाँ पर जो डेल्टा 2 था, है ना, वो भी सेम सेंस में है, क्लॉकवाइज सेंस में ही था। तो डेल्टा 2 को देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, I डैश में से अगर मैं R डैश को घटा दूं तो वो हमारे को डेल्टा 2 दे देगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा I डैश माइनस R डैश। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमारे पास डेल्टा आ जाएगा, है ना। डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 है I माइनस आर, और उसमें क्या ऐड करेंगे, I डैश माइनस R डैश, है ना। तो यहाँ पर ये फाइनली क्या आ गया हमारे पास, आइए देखते हैं, ये आ जाएगा I प्लस I डैश, और फाइनली उसमें क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस ऑफ R प्लस R डैश। लेकिन हमारे को ये पता है कि R प्लस R डैश किसके बराबर है, ये A के बराबर है। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू I प्लस I डैश माइनस A, है ना। तो डेल्टा का हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, और वो क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस I डैश माइनस A के बराबर। अब देखिए बच्चों, हम लोग डिराइव करना चाहते हैं वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब कि हम लोग डेल्टा जो है वो प्योरली किसके टर्म्स में लाना चाहते हैं, आई के टर्म्स में लाना चाहते हैं। मतलब हमारे को आई डैश को एलिमिनेट करना होगा, है ना। तो उसके लिए सोचिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर स्नेल्स लॉ का यूज कर सकते हैं। जैसे कि पहले वाले इंटरफेस के लिए क्या लिख सकते हैं, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 क्योंकि एयर है, तो 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, म्यू इंटू साइन आर। इसके अलावा और हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग अगले इंटरफेस के लिए लिख सकते हैं म्यू इंटू साइन ऑफ आर डैश इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ऑफ आई डैश। तो देखिए बच्चों, अब हमारे पास फाइनली 4 इक्वेशंस आ गए, है ना। तो अब इन 4 इक्वेशंस की मदद से हमारे को क्या करना है, आई डैश को एलिमिनेट करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ इक्वेशन नंबर 4 को, है ना। इक्वेशन नंबर 4 को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर देखिए साइन आई डैश की वैल्यू क्या है, म्यू इंटू साइन ऑफ आर डैश। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट साइन ऑफ आई डैश इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ आर डैश, और आर डैश की वैल्यू, है ना, मैं क्या लिख सकता हूँ, आर डैश की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ ए माइनस आर, है ना। तो ये हो जाएगा म्यू टाइम्स साइन ऑफ ए माइनस आर के बराबर। तो अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन आई डैश की वैल्यू हो जाएगी, म्यू तो कॉमन है, साइन ए माइनस आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन ए कॉस आर माइनस कॉस ए साइन आर, है ना। मैंने सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज कर ली यहाँ पर। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मुझे इक्वेशन नंबर 3 की मदद से, है ना, साइन आर की वैल्यू पता है ना, साइन ऑफ आर वो कितना है, साइन आई अपॉन म्यू। तो यहां से मैं कॉस आर निकाल सकता हूं, कॉस आर कितना हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, जो कि हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर आई डिवाइडेड बाय म्यू का स्क्वायर। तो देखिए इसकी जरूरत मुझे यहाँ पर पड़ रही थी, है ना। यहाँ पर देखिए कॉस आर में मुझे जरूरत पड़ रही थी, तो इसीलिए मैंने ये कैलकुलेशन करी है। तो साइन ऑफ
आई डैश, इसको मैं फाइनली क्या लिख सकता हूँ, म्यू मल्टीप्लाइड बाय साइन ए मल्टीप्लाइड बाय अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पर देख लेते हैं क्या था एक्सप्रेशन, साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस ऑफ कॉस ए इंटू साइन ऑफ आर के बराबर। इसके अलावा जैसा कि आप देख पा रहे हो बच्चों, साइन आर की वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं, साइन आई अपॉन म्यू, है ना। तो यहां पर जो हमारे पास साइन आर है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ आई अपॉन म्यू के बराबर। देखिए बच्चों, यहां पर अगर म्यू को हम लोग अंदर ले आए तो ये फर्दर और भी सिंप्लीफाई हो सकता है। देखिए कैसे, साइन ऑफ आई डैश ये किसके बराबर हो जाएगा, अब मैं म्यू को अंदर ला रहा हूं तो ये बन जाएगा साइन ऑफ ए अंडर द रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई डिवाइडेड बाय रूट ऑफ म्यू स्क्वायर, म्यू से कैंसल्ड आउट हो गया, है ना। फिर क्या करेंगे, माइनस ऑफ म्यू से म्यू अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा कॉस ए साइन ऑफ आई के बराबर। तो देखिए बच्चों, हमने डेल्टा इज इक्वल टू निकाल रखा था आई प्लस आई डैश माइनस ए, है ना। तो बस हमें आई डैश की रिक्वायरमेंट थी, तो यहां से देखिए आई डैश आ जाएगा, तो डेल्टा हमारे पास कितना आ गया, आई प्लस आई डैश के बदले क्या लिख दें, साइन इनवर्स साइन ए मल्टीप्लाइड बाय अंडर द रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई माइनस कॉस ए साइन आई, है ना, माइनस ए। तो ये हमारे पास डेल्टा आ गया है एज अ फंक्शन ऑफ आई। तो देखिए बच्चों, यहां पर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन आया है हमारे पास, डेल्टा एज अ फंक्शन ऑफ आई जो है, और अगर उसका ग्राफ बनाया जाए तो वो कुछ ऐसा दिखता है ना। यहां पर आप देखिए कि हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो डेल्टा एज अ फंक्शन ऑफ आई है ये दिखने में पैराबोला जैसा है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये पैराबोलिक ग्राफ नहीं है ना। पैराबोला की इक्वेशन तो कहीं से भी नजर नहीं आ रही है, सो दिस इज नॉट अ पैराबोलिक ग्राफ, और ये एसिमेट्रिक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो आई डैश है उसको हम लोग ई डैश भी लिख देते हैं। ई डैश का मतलब हुआ एंगल ऑफ इमर्जेंस, है ना। जनरली क्या होता है कि जैसे ये प्रिज्म है तो इसमें एंटर करने वाली रे को हम लोग क्या बोल देते हैं कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है नॉर्मल के साथ, और फाइनली देयर इज एन इमर्जेंट रे जो इमर्ज आउट हो रही है फाइनली प्रिज्म से बाहर की तरफ। तो देखिए एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा एज अ फंक्शन ऑफ आई का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बन रहा है, और इसका मिनिमा जो है किसी एक लोकेशन पर आ रहा है ना। तो देखिए बच्चों, इस ग्राफ को हम लोग ना एनालाइज करते हैं। हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सेम एंगल ऑफ डेविएशन जो है दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जनरली हमारे को मिल जा रहा है ना। हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डेल्टा की अगर कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू देखें तो कोई दो वैल्यूज है एंगल ऑफ इंसिडेंस की जिसके लिए हमारे को सेम डेल्टा मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आइए सोचते हैं। बच्चों, अगर आप इस दूसरे डायग्राम को देखें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जब आई है तो एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना है, आई डैश है। अब आप प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के बारे में सोचिए। अगर मैं इस तरीके से रे भेजता तो वो इस तरीके से बाहर भी निकलती, है ना। मतलब कि अगर इंसिडेंट एंगल आई डैश होता तो इमर्जेंट एंगल क्या हो जाता, आई हो जाता। क्लियर है ये बात। और उन दोनों केसेस में आप देखिए, अगर हम लोग इंसिडेंट एंगल को आई कह रहे हैं ना, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आई है तो उस केस में डेल्टा ये आया, है ना। और अगर इंसिडेंट एंगल मान लीजिए कि आई डैश हो जाता तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि फिर से डेल्टा ही आ रहा है एंगल ऑफ डेविएशन। ये दोनों सेम क्यों है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना, तो दोनों बराबर हो रहे हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि अगर आई रहे या फिर आई डैश रहे, है ना, हमारे को सेम डेल्टा यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट भी है जब हमारे को समझ में आ रहा है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो क्या आ रहा है, वो एक ही आ रहा है ना। तो उस समय क्या हो रहा होगा, आई और आई डैश ये दोनों बराबर होंगे, जिस वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन की एक ही वैल्यू आ रही है। तो बच्चों, इस ग्राफ को एनालाइज करके हम लोगों ने सीखा कि जहां पर, है ना, जहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आ रहा है, उस मोमेंट पर क्या हो रहा होगा, आई की जो वैल्यू है ना, वो आई डैश के बिल्कुल बराबर हो गई होगी, ठीक है। बाकी केसेस में क्या हो रहा है, बाकी केसेस में हम लोग देख पा रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ है और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इमर्जेंस कुछ और है ना। और उन दोनों के करस्पॉन्डिंग हम लोग देख पा रहे हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन सेम आ रहा है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं मिनिमम डेविएशन वाले केस की, है ना। तो उस केस में हम लोगों ने क्या हासिल करा कि आई
इज इक्वल टू आई डैश, है ना, यही हम लोगों ने हासिल करा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और यहाँ पर जो एंगल ऑफ इमरजेंस है ना, जिसको आई डैश या फिर ई डैश कह रहे हैं, वो दोनों ही क्या है, बिल्कुल बराबर है। अब आप सोचिए यहाँ पर कि अगर आई और आई डैश है ना, वो दोनों बराबर है, लेटर से वो दोनों आई है, तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हो कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। मतलब इसे भी मैं आर कह सकता हूँ और इसे भी मैं आर कह सकता हूँ यहाँ पर। तो बच्चों इस केस में देखिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए तो होता था R1 प्लस R2 और R1 और R2 इस बार R के ही बराबर है, तो A बराबर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ R। मतलब कि हम लोग R की वैल्यू कितनी बोल सकते हैं इस बार, A अपॉन 2 कह सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर ये वाला एंगल जो R है वो A/2 है ना, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, हम लोग इस वाले एंगल को कह देंगे 90 माइनस A/2। लेकिन अगर हम लोग बड़े वाले ट्राइंगल को देखें ना, इस प्रिज्म को देखें, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला एंगल भी कितना है, 90 माइनस A/2 है ना। तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो रे है ना, जो इनसाइड द प्रिज्म जो रे ट्रैवल कर रही है वो इस बेस के क्या हो गई, पैरेलल हो गई, ठीक है ना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास आया है कि मिनिमम डेविएशन के केस में जो रे अंदर होती है वो इस प्रिज्म के बेस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। और वो भी तब जब ये जो प्रिज्म है वो कैसा हो, इक्विलेटरल हो या फिर आइसोसेलेस हो, है ना। इसके अलावा बच्चों हम लोग यहाँ पर जो स्नेल्स लॉ लगाए थे उसको एक बार और लिख देते हैं। हम लोगों ने लिखा था साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर के बराबर, है ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा म्यू इंटू साइन ऑफ A/2, है ना। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A/2 हो जाएगी। तो ये किसके बराबर आ गया, ये साइन आई के बराबर आ गया। अब हमारे को एक और चीज यहां पर पता है, हम लोगों ने, आपको याद होगा, एक फॉर्मूला निकाला था आई प्लस आई डैश माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा। तो अगर डेल्टा मिनिमम की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, आई और आई डैश तो सेम है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ आई माइनस ए। तो यहां से हमारे पास देखिए आई की वैल्यू कितनी आ गई, आई की जो वैल्यू है वो आ गई डेल्टा मिनिमम प्लस A/2। तो इसको चलिए यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, साइन ऑफ A प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ A/2। तो यहाँ से देखिए हमारे पास म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू बराबर आ गया साइन ऑफ A प्लस डेल्टा मिनिमम होल डिवाइडेड बाय 2, और इस पूरे को हमें किससे डिवाइड करना होगा, साइन ऑफ A/2 से। तो ये देखिए बच्चों हम लोगों ने डिराइव करा द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, है ना। इसके अलावा बच्चों हम लोग एक और स्पेशल रिजल्ट निकाल सकते हैं, वो ये है कि अगर, है ना, अगर हम जो एंगल ले रहे हैं ना वो बहुत छोटा हो, तो कहने का मतलब ये है कि इफ A इज स्मॉल, है ना, तो उस केस में हम लोग समझ पा रहे हैं कि डेल्टा M ये भी कैसा होगा, डेल्टा M इज ऑल्सो स्मॉल हो जाएगा, है ना। तो हम लोग अब डील करने वाले हैं किससे, स्मॉल एंगल से। तो स्मॉल एंगल से जब हम लोग डील करते हैं तो हम लोग यूज कर सकते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, जो कि क्या कहता है, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय A/2। तो देखिए यहां से हमारे पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या आ जाएगा, म्यू इंटू A इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा M। और यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा M इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय A। तो ये देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया है, लेकिन ये किसके केस के लिए आया है, ये आया है फॉर थिन प्रिज्म, है ना। चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर एन इक्विलेटरल प्रिज्म मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.732। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस डेविएशन। तो देखिए सबसे पहले हमारे को क्या क्या डेटा दे रखा है, हमारे को A की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल प्रिज्म है। साथ ही साथ हमारे को म्यू जो है ना, वो दे रखा है कितना, √3, क्योंकि 1.732 जो है वो √3 के बराबर होता है ना। तो हमसे अब पूछा गया है, एक तो हमसे पूछा गया है डेल्टा मिनिमम, और साथ ही साथ हमसे ये भी पूछा गया है कि आई की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है।
तो बच्चों यहाँ पर हमारे को क्या करना चाहिए, ए की मदद से हम लोग स्मॉल आर निकाल लेंगे, है ना। तो स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, ए अपॉन टू, जो कि हो जाएगा 30 डिग्री, है ना। अब हम लोग यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा देंगे। हम लोग बोल देंगे 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ आई, है ना, इज इक्वल टू आ जाएगा, देखिए √3 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा हाफ, है ना। तो यहाँ से हमारे पास साइन आई की वैल्यू आ गई √3/2, और बड़े आराम से हम लोग कह सकते हैं कि आई जो है वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब अगर हमारे को डेल्टा मिनिमम निकालना है, तो डेल्टा हमें पता है कि कितना होता है, आई प्लस आई डैश माइनस ए, और इस पर्टिकुलर केस में आई और आई डैश सेम हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2i माइनस ए। अब हम लोगों ने आई निकाल रखा है, वो 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो यहाँ से डेल्टा मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री, और यही बच्चों हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, है ना। तो हमारे से क्या क्या पूछा गया था, हमारे से एक तो पूछा गया था आई, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई, है ना। और दूसरी चीज हमसे पूछी गई थी डेल्टा मिनिमम, उसकी भी वैल्यू 60 डिग्री आ गई, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस सवाल को अगर हम लोग समझना चाहे, है ना, डायग्राम के थ्रू, तो हम लोग यहाँ पर बड़े आराम से देख सकते हैं कि जो रे इनसाइड द प्रिज्म है ना, वो क्या होगी, बेस के बिल्कुल पैरेलल होगी। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो इस वजह से ये एंगल हो गया हमारे पास 30 डिग्री, है ना। तो अब जैसे कि हमारे को आई निकालना था, तो हम लोगों ने क्या लगा दिया, 1 इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री, है ना, हम लोगों ने इसका यूज करा है। तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो एंगल आई है वो कितना आ जाएगा, आई हमारे पास आ गया था 60 डिग्री, ठीक है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन सफर्ड बाय द लाइट रे शोन इन फिगर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 1.5 फॉर द प्रिज्म मटेरियल। तो देखिए बच्चों, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर नॉर्मल बना दिया इस इंटरफेस पर। अगर ये 4 डिग्री है तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये वाला एंगल भी 4 डिग्री हो जाएगा, और साथ ही साथ प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर 1.5 दे रखा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू, है ना, इस बार अगर इस इंटरफेस के बारे में बात करें तो साइन ऑफ 4 डिग्री लिखेंगे। म्यू इंटू साइन आई इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ऑफ आर के बराबर हो जाएगा, जहां पर आर ये वाला एंगल हुआ। अब हमारे को दिख रहा है कि ये जो 4 डिग्री है इट इज अ वेरी स्मॉल एंगल, है ना। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 4 डिग्री को, है ना, सबसे पहले 4 डिग्री को मुझे किस में कन्वर्ट कर देना चाहिए, 4 डिग्री को मुझे कन्वर्ट कर देना चाहिए रेडियन में, है ना। तो जैसे हमारे को पता है कि 360 डिग्री का मतलब क्या होता है, 2 पाई रेडियन। तो उसी तरीके से 4 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 4, है ना। तो ये देखते हैं हमारे पास 4 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 डिग्री जो है वो आ जाएगा 8 पाई अपॉन 360 के बराबर, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, म्यू हमारे को दे रखा है 1.5, मतलब मैं इसे लिख दूंगा 3/2, और साइन ऑफ 8 पाई अपॉन 360 हो जाएगा सिंपली 8 पाई अपॉन 360। दिस इज इक्वल टू, यहां पर हमारे को क्या दिया हुआ है, साइन आर, है ना। तो हम लोग आर जो है वो लेटर से की डिग्री में है, तो उसे भी हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, रेडियन में कर देंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं आर मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई अपॉन 360। तो यहाँ से देखिए पाई से पाई चला गया, 360 से 360 चला गया, और 2 4s are 8, तो 2 2s are 4 यहाँ चला गया। तो आर की वैल्यू देखिए आ गई 6 डिग्री के बराबर। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो रे है ये तो बिल्कुल सीधी जाना चाह रही थी ना, इस तरीके से सीधी निकल लेना चाह रही थी, लेकिन क्या हुआ, ये इतने एंगल से घूम गई। और ये एंगल बड़े आराम से हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 डिग्री माइनस 4 डिग्री, मतलब ये हो जाएगा 2 डिग्री, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि डेल्टा जो है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 डिग्री, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, जो कि है कंडीशन फॉर नो इमरजेंस। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे को एंगल ए और क्रिटिकल एंगल, है ना, दैट इज थीटा सी, उसमें रिलेशन निकालना है। दैट इज वी नीड टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन ए एंड थीटा सी सच दैट कि यहाँ पर जो रे ऑफ लाइट हम लोग भेज रहे हैं किसी भी एंगल पर, यहाँ पर आई जो है वो कुछ भी हो सकता है, आई इज अ वेरिएबल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी रहे, हर केस में क्या हो कि ये जो लाइट रे है ना, वो TIR कर जाए इस दूसरे वाले फेस पर।
तो इसीलिए मैंने यहाँ पर वो क्रिटिकल केस लिया है जब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट हो रही है ये लाइट रे और ये ग्रेज करती भी जा रही है। क्योंकि ये वाला एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा सी, और इससे थोड़ा भी बड़ा एंगल अगर हुआ तो क्या होगा, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि टी आई आर फिनोमेना होगा जो हम लोग चाहते हैं। तो हमारा सवाल क्या है, वी वॉन्ट टू फाइंड अ कंडीशन फॉर नो इमरजेंस, मतलब कि वी नीड टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन ए एंड थीटा सी सो दैट कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो, है ना, जो रे है वो बाहर इमर्ज आउट ना करे, उसका क्या हो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सके। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि अगर मैं इस एंगल को R1 कह दूं और इस एंगल को R2 कह दूं, तो हम लोग जानते हैं कि R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी होती है, A के बराबर होती है। तो यहां से R2 कितना आ गया, R2 आ गया A माइनस R1। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये ग्रेजिंग इमरजेंस का केस क्यों शो कर रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि इस वाले एंगल से ना R2 की वैल्यू अगर थीटा सी से क्या हो, थोड़ी भी ज्यादा हो, तो हमारे को कंडीशन फॉर नो इमरजेंस मिल जाएगा। तो यहां से R2 बराबर क्या आ गया, A माइनस R1। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर कि R2 की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, R2 की मिनिमम वैल्यू होगी A माइनस R1 की मैक्सिमम वैल्यू, है ना। जब R1 की मैक्सिमम वैल्यू होगी तभी तो A में से अगर ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी घटेगी अगर, तभी तो वो R2 की मिनिमम वैल्यू देगा। तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि R2 की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, दैट विल बी इक्वल टू A माइनस R1 की मैक्सिमम वैल्यू। अब देखिए बच्चों यहां पर ये वाला एंगल जो है ये R1 है और इस एंगल को मैं R2 कह रहा हूं, है ना। तो अगर R1 जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, तो जब R1 की मैक्सिमम वैल्यू होगी तो उस केस में I की भी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि R1 विल बी मैक्सिमम कब, व्हेन I इज मैक्सिमम, है ना, जब I की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब हमें यह पता है कि I की मैक्सिमम वैल्यू, है ना, I की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, वो हो सकती है 90 डिग्री, राइट। तो बच्चों अगर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू साइन ऑफ R1 की मैक्सिमम वैल्यू, है ना, म्यू इंटू साइन ऑफ R1 की मैक्सिमम वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ I की मैक्सिमम वैल्यू, और जो हमें पता है कि साइन I मैक्स कितना हो जाएगा, साइन 90 के बराबर, विच इज इक्वल टू 1। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ गया, म्यू इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन साइन ऑफ R1 की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां से फर्दर क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन ऑफ R1 की मैक्सिमम वैल्यू, है ना, R1 की मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन म्यू। लेकिन हमें पता है कि 1 अपॉन म्यू और किसके बराबर होता है, ये होता है साइन ऑफ थीटा सी के बराबर, है ना, ये तो हम लोग जानते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, R1 की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास देखिए वो आ जा रही है कितने के बराबर, थीटा सी के बराबर। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, R2 की मिनिमम वैल्यू जो हम लोगों ने सोचा था कि वो कितनी होगी, A माइनस R1 की मैक्सिमम वैल्यू, वो देखिए यहां से कितनी आ जा रही है, A माइनस थीटा सी के बराबर। अब देखिए बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहने वाला हूं कि इफ अगर मिनिमम वैल्यू, है ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ, किसकी बात कर रहा हूं मैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ R2, है ना, R2 इज ग्रेटर देन थीटा सी, तो क्या होगा, अगर R2 की जो मिनिमम वैल्यू है वो भी अगर थीटा सी से ज्यादा हो, तो ऑब्वियस है कि हमेशा क्या होगा, टी आई आर होगा। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि टी आई आर विल ऑलवेज अकर, है ना, क्योंकि जो मिनिमम वैल्यू ऑफ R2 है वो भी अगर, है ना, थीटा सी से बड़ा है, तब इसका मतलब क्या हो गया कि बाकी सारे एंगल्स जो हैं वो R2 के और भी ज्यादा बड़े होंगे, तब तो और इजीली यहां पर टी आई आर हो रहा होगा, है ना। तो यही तो हम लोग चाहते थे। तो हम लोग यहां पर क्या चाहते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू ऑफ R2 हो वो भी क्या हो, ग्रेटर देन थीटा सी हो। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं R2 की मिनिमम वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी, करेक्ट है। और हमने देखा था कि R2 की मिनिमम वैल्यू क्या है, वो है A माइनस थीटा सी। तो A माइनस थीटा सी शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी। तो देखिए यहां पर हमारे को कंडीशन क्या मिल गई, A शुड बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ थीटा सी। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है किसी प्रिज्म में, तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज इंडिपेंडेंट
ऑफ आई, है ना। जो इंसिडेंट एंगल है ना, जो इंसिडेंट रे जो एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो कुछ भी हो हमेशा क्या होगा, टी आई आर होगा ही दूसरे फेस पे, ठीक है। एंड दिस इज द कंडीशन फॉर नो इमरजेंस। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फाइंड द रेंज ऑफ एंगल एट विच अ रे मस्ट बी इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल ए सो दैट द रे सफर्स total internal reflection at second phase. Refractive index of glass is mu. This is called condition of no emergence. तो देखिए बच्चों, ये पिछले सवाल से अलग है थोड़ा, है ना। पिछले सवाल में हमसे कहा गया था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको किस तरीके से होना पड़ेगा सच दैट की नो इमरजेंस हो, लेकिन इस बार क्या दे दिया गया है, इस बार हमारे को म्यू जो है वो फिक्स्ड दे रखा है, ठीक है। अब हमसे बोला गया है कि क्या होना चाहिए वो रेंज ऑफ एंगल, है ना, सच दैट कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा हो कि क्या हो जाए, टी आई आर हो जाए, ठीक है, और लाइट जो है वो इमर्ज आउट नहीं करे दूसरे फेस से, ठीक है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्रिटिकल केस देखते हैं ना, जब इंसिडेंस एंगल लेटर से आई है, उस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो R1 हो गया, फिर जो अगला इंसिडेंट एंगल है वो लेटर से C हो गया। C को मैं क्या कह रहा हूं, C को मैं यहां पर क्रिटिकल एंगल कह रहा हूं, सच दैट की रे जो है वो क्या कर रही है, वो इमर्ज कर रही है लेकिन ग्रेज करते हुए, है ना। तो ये जो क्रिटिकल केस है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर ये जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है जो इस समय C दिया हुआ है, तो इसको हम लोग R2 से ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो जब R2 की वैल्यू जो है वो क्या हो जाए, अगर वो C से ज्यादा रहेगी, तो हम लोग 100% श्योर रहेंगे कि क्या होगा, यहाँ पर TIR होगा। तो बेसिकली R2 को क्या होना पड़ेगा, C से हमेशा ज्यादा होना पड़ेगा। तो पहले बच्चों हम लोग एक काम करते हैं, जब यहाँ पर ग्रेजिंग इमरजेंस हो रहा है उस केस में I की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू साइन ऑफ I इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ R1, है ना। एक तो हम लोगों ने यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा दिया। अगली इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू साइन ऑफ C, है ना, जो कि क्रिटिकल एंगल है, इज इक्वल टू हो जाएगा 1, है ना। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ गया, यहां से हमारे पास साइन C की वैल्यू कितनी आ गई, साइन C की वैल्यू आ गई 1 अपॉन म्यू के बराबर। तो अब देखिए बच्चों, हम लोग जो ऊपर वाला एंगल है साइन I, है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं म्यू इंटू साइन R1, है ना। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे यहाँ पर म्यू मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ, अब हमारे को एक चीज पता है, वो क्या है कि R1 प्लस R2 बराबर होता है A, और इस केस में R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, C दे रखी है ना। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, R1 की वैल्यू, R1 को हम लोग लिख सकते हैं A माइनस C के बराबर। अब चलिए इसे ओपन कर देते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, म्यू मल्टीप्लाइड बाय साइन A कॉस C माइनस कॉस A साइन C, है ना। ये हम लोगों ने यहाँ पर इसे ओपन कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें हमें नोन है, हमारे को साइन A पता है ना, तो यहाँ लिख देते हैं म्यू इंटू साइन ऑफ A। अब कॉस C की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास साइन ऑफ C की वैल्यू है ना, साइन C की वैल्यू है 1 अपॉन म्यू। तो कॉस ऑफ C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस C हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस, अब अगला टर्म क्या हो जाएगा, कॉस A, और साइन C को हम लोग लिख देंगे 1 अपॉन म्यू, तो यहाँ पर 1 अपॉन म्यू आ गया। तो देखिए बच्चों, ये फर्दर और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। साइन ऑफ I की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए साइन ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय अंडर द रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1, डिनोमिनेटर में रूट म्यू स्क्वायर जो है वो बाहर के म्यू से कैंसिल आउट हो गया, माइनस म्यू से म्यू अगेन कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ कॉस ऑफ A, ठीक है। तो यहां से देखिए बच्चों, हमारे पास I की वैल्यू क्या आ जा रही है, I की वैल्यू हमारे पास फाइनली आ जा रही है साइन इनवर्स साइन ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस ऑफ A, है ना। तो ये जो I है इसकी खासियत क्या है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर क्या हो रहा है बच्चों, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, है ना, जो रे है वो क्या कर रही है, वो ग्रेज करते हुए इमर्ज आउट हो रही है, मतलब यहां पर हो रहा है ग्रेजिंग इमरजेंस। और हमें चाहिए क्या था, हमें तो चाहिए था कि वहां पर क्या हो, TIR हो, है ना। तो देखिए बच्चों, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर क्या हो रहा है कि यहां पर ग्रेजिंग इमरजेंस हो रहा है, जैसा अभी अभी हम लोगों ने देखा।
अब आप सोचिए कि हम लोग क्या चाहेंगे कि यहाँ पर जो R2 की वैल्यू है वो क्या हो, इस वाले C से और भी ज़्यादा हो। तो हम लोग चाहते हैं कि R2 ज़्यादा हो, लेकिन हमें ये भी पता है कि जो R1 और R2 का सम होता है वो तो कांस्टेंट होता है, वो A के बराबर होता है। तो अगर R2 और ज़्यादा होगा तो R1 और कम होगा। अगर R1 कम हो रहा है तो I भी उसी हिसाब से, स्नेल्स लॉ के हिसाब से क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो I है ना, इससे छोटी वैल्यूज अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की होंगी तो क्या होगा, TIR होगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी 0 to I, है ना। और ये I कौन सा है, ये I हमने जो अभी अभी निकाला था ये वो है। तो देखिए बच्चों, हमारा फाइनल जवाब हो जाएगा कि फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम 0 to साइन इनवर्स साइन ए अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस ए देयर विल बी नो इमर्जेंस। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है डिस्पर्जन, है ना। तो बच्चों हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रिज्म से किस तरीके से अगर इसमें व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराया जा रहा है तो ये क्या हो जा रहा है, ये जो व्हाइट लाइट है ये मेनली 7 कलर्स में स्प्लिट कर जा रहा है ना, जैसा कि हम लोग डायग्राम्स में देख पा रहे हैं। तो ये जो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स है, इसी फिनोमिनन को हम लोग डिस्पर्जन कहते हैं। और इसका रीजन क्या होता है, तो आइए देखते हैं। बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स, है ना। हम लोग जानते हैं कि हर कलर के लिए जो म्यू होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि उनका जो लैम्डा है वो अलग अलग है ना। तो वही यहाँ लिखा है कि बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स बेंड थ्रू different angles on refraction. If white light passes through a glass prism, the violet rays deviate the most, है ना। violet rays क्यों सबसे ज्यादा deviate करते हैं, क्योंकि violet rays जो है उनका जो लैम्डा है वो क्या होता है, सबसे कम होता है ना, जिस वजह से उनके लिए जो म्यू है वो सबसे ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा म्यू उतना ज्यादा बेंडिंग। ठीक है, और इसी वजह से यहाँ पर क्या लिखा है, रेड रेज डेविएट द लीस्ट, है ना। तो सबसे कम डेविएशन किनका होता है, रेड रेज का होता है। ठीक है, दस व्हाइट लाइट इज सेपरेटेड इनटू इट्स वेरियस कंपोनेंट कलर्स। दिस फेनोमेनन, है ना, ये जो फेनोमेनन है ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ऑफ लाइट while passing through a transparent medium is known as dispersion of light। ठीक है, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो कि है डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर को चलिए समझने की कोशिश करते हैं। The overall deviation of the light beam is conventionally measured by the deviation of yellow light, है ना। ओवरऑल अगर हम लोग देखना चाहें कि कोई लाइट बीम जो है ना, उसका कितना डेविएशन हुआ है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि अलग अलग लाइट रेज का अलग अलग डेविएशन हो रहा है। तो हम लोग येलो लाइट को पकड़ करके चलते हैं ना। बेसिकली ये देखते हैं कि येलो लाइट जो है वो कितना डेविएट कर रही है, वही एक तरीके से क्या हो जाती है, पहचान हो जाती है उस पूरे के पूरे लाइट की कि उसका डेविएशन कितना है। तो वही यहाँ लिखा है कि द ओवरऑल डेविएशन ऑफ द लाइट बीम इज कन्वेंशनली मेजर्ड बाय द डेविएशन ऑफ येलो लाइट एज द वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट इज रफली द एवरेज वेवलेंथ ऑफ द विजिबल रीजन। हम लोग जानते हैं कि क्या होता है यहाँ पर कि रेड का वेवलेंथ सबसे क्या होता है, ज्यादा होता है, और वायलेट का वेवलेंथ क्या होता है, सबसे कम होता है। और येलो का जो है जनरली इनके एवरेज कह सकते हैं ना, इनके बीच में लाई करता है और ऑलमोस्ट इनका एवरेज होता है। ठीक है, इस वजह से हम लोग येलो को ही बेसिकली क्या मानते हैं, इसी को हम लोग बाय कन्वेंशन मानते हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव है ना इस पूरे व्हाइट लाइट का। डेल्टा आर एंड डेल्टा वी आर द डेविएशंस फॉर रेड एंड वायलेट कंपोनेंट्स। द एंगुलर डाइवर्जेंस ऑफ द ट्रांसमिटेड बीम इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, है ना। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि डेल्टा आर ये क्या है, कितने एंगल से रेड लाइट डेविएट की, डेल्टा वी क्या है, कितने एंगल से वायलेट लाइट डेविएट की। और हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो पूरी की पूरी लाइट है वो एक्चुअली कितने एंगल में वो यहाँ पर फैल चुकी है, तो वो एंगल होगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। ठीक है, तो यही देखिए बच्चों, दिस डाइवर्जेंस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन, है ना। तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्पर्जन। तो अब देखिए बच्चों, डिस्पर्सिव पावर जो हमारा हेडिंग था, अब हम लोग उसको समझने की कंडीशन में आ गए। तो बेसिकली डिस्पर्सिव पावर क्या होता है,
द डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ मटेरियल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोग मटेरियल की डिस्पर्सिव पावर की बात करते हैं, ठीक है। द डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू द एवरेज डेविएशन। एंगुलर डिस्पर्जन क्या हुआ, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, और एवरेज डेविएशन का मतलब क्या हुआ, डेल्टा वाई, है ना। टू द एवरेज डेविएशन व्हेन अ लाइट बीम इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ थिन प्रिज्म, ठीक है, प्लेस्ड इन अ पोजीशन सो दैट द मीन रे हम लोग जनरली किसे कहते हैं, एक ऐसी रे जिसका वेवलेंथ क्या होता है, एवरेज होता है, और जो कि हम लोग जनरली जिसे येलो कह देते हैं ना, पासेस सिमेट्रिकली थ्रू इट। तो इस तरीके से डिस्पर्सिव पावर को डिफाइन करा गया है। अब हम लोग जानते हैं कि व्हेन अ लाइट रे पासेस सिमेट्रिकली थ्रू अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल ए, तो उस केस में हम लोग जानते हैं कि जो डेल्टा एम है ना, मिनिमम डिविएशन, उसका और म्यू में क्या रिलेशन होता है, म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा बाई टू अपॉन साइन ऑफ ए बाई टू होता है ना। और हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर रिफ्रैक्टिंग एंगल जो है ए, वो अगर छोटा हो, है ना, बहुत छोटा हो, तो उस केस में डेल्टा भी क्या होगा, छोटा होगा, और उस केस में डेल्टा बराबर क्या आ जाता है, म्यू माइनस वन इंटू ए के बराबर। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है बच्चों कि ये जो डेल्टा बराबर म्यू माइनस वन इंटू ए है ना, ये जो फॉर्मूला आया है हमारे पास, दिस इक्वेशन इज ऑल्सो वैलिड इफ द लाइट रे डज नॉट पास सिमेट्रिकली थ्रू द प्रिज्म बट द एंगल ए एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस आई आर स्मॉल, है ना। तो ये जो फॉर्मूला ये तब भी एप्लीकेबल है जब सिमेट्रिकली रे जो है वो पास ना भी करे, क्योंकि हम लोग स्मॉल एंगल से डील कर रहे हैं, ठीक है। सपोज अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट गोज थ्रू सच अ प्रिज्म, द डेविएशन ऑफ वायलेट, येलो एंड द रेड लाइट आर, डेल्टा बी कितना हो जाएगा, हम लोग ने पढ़ रखा है, म्यू माइनस वन इंटू ए होता है, तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू क्या रख देंगे, म्यू वी, तो डेल्टा वी हो गया म्यू वी माइनस वन इंटू ए। इसी तरीके से डेल वाई और डेल आर भी हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो एंगुलर डिस्पर्जन है ना, एंगुलर डिस्पर्जन वो क्या होता है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, तो वो कितना हो जाएगा, वो हम लोग देख पा रहे हैं कि डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर को अगर हम लोग घटा दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और एवरेज डिविएशन जो कि डेल्टा वाई होता है वो कितने के बराबर है, म्यू वाई माइनस वन इंटू ए। तो हम लोग जिसे डिस्पर्सिव पावर कह रहे थे ना, उसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मीडियम कितना आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू ए, देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो बच क्या जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन, ठीक है। चलिए तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक आसान सा सवाल देखते हैं। सवाल है, द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ फ्लिंट ग्लास फॉर रेड एंड वायलेट लाइट आर 1.613 and 1.632 respectively. Find the angular dispersion produced by a thin prism of flint glass having refracting angle 5 degree. तो देखिए बच्चों हमारे को ये पता है कि डिस्पर्जन है ना, डिस्पर्जन क्या होता है, डिस्पर्जन होता है डेल वी माइनस डेल आर के बराबर। अब यहां पर हम लोग डेल वी माइनस डेल आर को किसके बराबर लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं म्यू वी माइनस म्यू आर मल्टीप्लाइड बाय ए के, है ना। अब सवाल में देखिए हमारे को म्यू वी कितना दे रखा है, म्यू वी जो है वो हमारे को दे रखा है 1.632, उसमें से घटा देंगे 1.613 और इससे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 डिग्री से। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.095 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों तो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स। तो जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं, फिगर शोज टू थिन प्रिज्म्स प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट इन सच अ वे दैट द टू रिफ्रैक्टिंग एंगल्स आर रिवर्स्ड विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक के लिए जो एंगल रिफ्रैक्टिंग एंगल है वो ऊपर है और एक के लिए वो नीचे है ना। एक का रिफ्रैक्टिंग एंगल ए है और एक का ए डैश है। Suppose the refracting angles of the two prisms are A and A dash and their dispersive powers, है ना, दोनों जो यहाँ पर प्रिज्म है उनका जो मटेरियल है उनकी डिस्पर्सिव पावर्स क्या है, एक की ओमेगा है और एक की ओमेगा डैश है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, कंसिडर अ रे ऑफ लाइट फॉर विच द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ द मटेरियल्स ऑफ द टू प्रिज्म्स आर म्यू एंड म्यू डैश, है ना। हमारे को एक रे ऑफ लाइट लेनी है जिसके लिए क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू है और एक में म्यू डैश है। एज्यूम दैट
द रे पासिस थ्रू द प्रिज्म्स इन सिमेट्रिकल सिचुएशन, है ना, लीस्ट डेविएशन वाले सिचुएशन से ये पास कर रहा है। द डेविएशंस प्रोड्यूस्ड बाय द टू प्रिज्म्स आर, हम लोग जानते हैं कि डेविएशन क्या आ जाएगा, पहले में आ जाएगा डेल्टा वन बराबर म्यू माइनस वन इंटू ए, और दूसरे में कितना आ जाएगा, डेल्टा टू इज इक्वल टू म्यू डैश माइनस वन इंटू ए डैश। अब यहां पर देखिए कि ये जो दोनों डेविएशंस है ना, ये ऑपोजिट है। आइए देखते हैं कैसे। यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक में जो डेविएशन आया वो कैसा आया, वो क्लॉकवाइज आया, और एक में जो डेविएशन आया वो कैसा आया, आप देख सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज आया। तो दोनों डेविएशन कैसे हैं, ऑपोजिट इन नेचर है, ठीक है। तो वही यहां पर लिखा है कि एज द टू डेविएशंस आर ऑपोजिट टू ईच अदर, इस वजह से बच्चों जो नेट डेविएशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डेल्टा विल बी इक्वल टू डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास जो नेट डेविएशन आया है वो इतना आया है। अब हमने डेल्टा वन को पॉजिटिव माना, मतलब क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है, तो अगर ये पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव आती है, मतलब नेट डेविएशन कैसे सेंस में है, क्लॉकवाइज सेंस में है, और ये वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो नेट डेविएशन है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, ठीक है। इफ व्हाइट लाइट पासेस थ्रू द कॉम्बिनेशन, है ना, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को भेजा था, अब अगर एक व्हाइट लाइट को भेजा जाए जो कि क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स हम लोग मानते हैं, तो इफ व्हाइट लाइट पासेस थ्रू द कॉम्बिनेशन, द नेट डेविएशन ऑफ द वायलेट रे, वो हम लोग क्या बोल देंगे, डेल वी बराबर हो जाएगा म्यू वी माइनस वन इंटू ए माइनस म्यू डैश वी माइनस वन इंटू ए डैश, है ना। इसी फॉर्मूले में हम लोगों ने क्या सिर्फ चेंज ले आए, म्यू के बदले म्यू वी, म्यू डैश के बदले म्यू वी डैश, है ना, बस यही चेंज लाए। सिमिलरली हम लोग रेड के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एंगुलर डिस्पर्जन अब कैसे निकालेंगे, तो हमें डेल वी माइनस डेल आर करना होगा। तो देखिए जब हम लोग डेल वी माइनस डेल आर कर रहे हैं तो वहां से ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अब डिस्पर्सिव पावर्स, है ना, डिस्पर्सिव पावर ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन, और सेकेंड वाले के लिए क्या लिख सकते हैं, ओमेगा डैश को म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश अपॉन म्यू वाई डैश माइनस वन, ठीक है। तो अगर इस डेटा का हम लोग इस्तेमाल करें ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि जो इक्वेशन नंबर 2 थी, है ना, डेल वी माइनस डेल आर, वहां पर हम लोग म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, म्यू वाई माइनस वन इंटू ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय माइनस म्यू वाई डैश माइनस वन इंटू ओमेगा डैश मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। तो हमारे पास ये देखिए क्या आ गया, हमारे पास आ गया नेट एंगुलर डिस्पर्जन जो कि डेल वी माइनस डेल आर है, और वो ये आ गया। अब देखिए बच्चों नेट डेविएशन की अगर हम लोग बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, नेट डेविएशन जो है वो हम लोग येलो रे के हिसाब से बात करते हैं ना। येलो रे के हिसाब से हमारे को एवरेज डेविएशन आता है, और येलो के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल वाई बराबर क्या हो जाएगा, म्यू वाई माइनस वन इंटू ए माइनस म्यू वाई डैश माइनस वन इंटू ए डैश। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या निकाल लिया बच्चों, अब तक हम लोगों ने नेट डेविएशन निकाल लिया व्हाइट लाइट का, जो कि किसके करस्पॉन्डिंग आएगा, येलो रे के करस्पॉन्डिंग, और उसके अलावा हम लोगों ने नेट एंगुलर डिस्पर्जन निकाला, है ना। तो देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्जन विदाउट एवरेज डेविएशन। तो हम लोगों ने एवरेज डेविएशन देखिए निकाल रखा है डेल वाई के करस्पॉन्डिंग। तो यहां पर बोला है विदाउट एवरेज डेविएशन, मतलब कि डिस्पर्जन हो, यहां पर जो है लाइट रे जो है व्हाइट लाइट वो स्प्लिट करे कलर्स में, लेकिन क्या नहीं हो, एवरेज डेविएशन ना हो। तो इसका मतलब डेल वाई को हमें क्या कर देना होगा, जीरो पुट कर देना होगा। तो यहां से म्यू वाई माइनस वन इंटू ए किसके बराबर आ जाएगा, म्यू वाई डैश माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय ए डैश के, है ना। मतलब येलो लाइट जो है वो नेट डेविएट ही ना करे। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यूजिंग द फॉर्मूला डेल वी माइनस डेल आर, हमारे पास जो है नेट एंगुलर डिस्पर्जन आ जाएगा ना, डेल वी माइनस डेल आर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो आइए सोचते हैं, हम लोग यहां पर लिख सकते हैं म्यू वी माइनस म्यू आर मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश मल्टीप्लाइड बाय ए डैश। अब देखिए यहां पर हम लोग म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा डैश मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा वाई डैश माइनस वन। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, इसको भी मैं रिप्लेस कर सकता हूं किससे, आप देखिए म्यू वाई माइनस वन इंटू ओमेगा से। तो मैं इसे लिख देता हूं म्यू वाई माइनस वन इंटू ओमेगा इंटू ए आ जाएगा, है ना, माइनस अब म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश,
इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ ओमेगा डैश मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ है ओमेगा डैश मल्टीप्लाइड बाय म्यू वाई डैश माइनस वन इंटू ए डैश, ये हो जाएगा हमारे पास। लेकिन अभी अभी हम लोगों ने देखा कि जो कंडीशन हम लोगों ने यूज करी है दैट इज डेल वाई इज इक्वल टू जीरो, वहां से म्यू वाई डैश माइनस वन इंटू ए डैश ये किसके बराबर आ जाएगा, म्यू वाई माइनस वन इंटू ए के बराबर। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, म्यू वाई माइनस वन इंटू ओमेगा ए माइनस म्यू वाई माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय ए इंटू ओमेगा डैश। तो यहां से देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा फाइनली, डेल वी माइनस डेल आर, इसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू वाई माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। तो ये क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास नेट एंगुलर डिस्पर्जन। और ये जो नेट एंगुलर डिस्पर्जन आया ना, नेट एंगुलर डिस्पर्जन जो आया है ये किस केस में आया है, ये तब आया है जब नेट डेविएशन क्या हो रहा है, जीरो। और नेट डेविएशन का मतलब क्या हो गया, नेट एवरेज डेविएशन, जो कि हम लोग येलो लाइट के करस्पॉन्डिंग देखते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा था, हमने देखा था डिस्पर्जन विदाउट एवरेज डेविएशन। अब हम लोग देखेंगे एवरेज डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। विदाउट डिस्पर्जन का मतलब क्या हो गया कि जो व्हाइट लाइट है पहले वो स्प्लिट करी इनटू 7 कलर्स, उसके बाद वो 7 कलर्स जो है वो वापस से रिकम्बाइन करके क्या बन गए, व्हाइट लाइट बन गए, है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फेनोमेना पॉसिबल तो है ही, है ना। क्योंकि आप ऐसे सोचिए कि अगर एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लीजिए हमारे पास एक प्रिज्म है ना। तो बस मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, है ना, कि अगर मान लीजिए व्हाइट लाइट इस तरीके से जा रही है और वो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक हो जा रही है, तो अगर यही फिनोमेना उल्टा होता है ना, तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से समझ सकते हैं कि अगर ये 7 कलर्स इस तरीके से जाते तो ये जब निकलते इस प्रिज्म से तो वो व्हाइट लाइट बन के निकलते। मतलब ये हमें समझ में आ रहा है कि यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर व्हाइट लाइट 7 कलर्स में ब्रेक हो रहे हैं तो 7 कलर्स रिकम्बाइन हो सकते हैं व्हाइट लाइट में। अब यहां पर तो मैंने कहा कि अगर डिट्टो यही प्रिज्म होता तब तो खैर डेफिनेटली क्या होता, डेफिनेटली यहां पर डिस्पर्जन नहीं होता, है ना, वापस से रिकॉम्बिनेशन हो जाता। लेकिन अभी हमारे पास कौन सा केस है, अभी हमारे पास एक ऐसा केस है जिसमें दोनों प्रिज्म्स डिफरेंट टाइप के। तो इसमें देखते हैं कि किस तरीके से जो रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस है वो हो सकता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, डेल वी माइनस डेल आर हम लोगों ने निकाल रखा है, इसको हमें जीरो करना है। तो अगर इसे जीरो करना है तो क्या कंडीशन आ गई, म्यू वी माइनस म्यू आर मल्टीप्लाइड बाय ए हैज टू बी इक्वल टू म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश मल्टीप्लाइड बाय ए डैश। अगर ये हो जाएगा तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि नेट डिस्पर्जन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब देखते हैं बच्चों की इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए, है ना, डेल वाई की वैल्यू आखिर क्या आ रही है। तो हमें पता है डेल वाई क्या है, म्यू वाई माइनस वन इंटू ए माइनस म्यू वाई डैश माइनस वन इंटू ए डैश। तो डेल वाई जो है उसको हम लोग लिख देते हैं म्यू वाई माइनस वन इंटू ए माइनस म्यू वाई डैश माइनस वन इंटू ए डैश। अब देखिए बच्चों, म्यू वाई डैश माइनस वन इंटू ए डैश, है ना, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यूजिंग दिस इक्वेशन हम लोग इसे लिख सकते हैं बच्चों म्यू वाई माइनस वन इंटू ए, इसे तो एज इट इज लिख देता हूं, माइनस म्यू वाई डैश माइनस वन को हम लोग लिख सकते हैं म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर डिवाइडेड बाय ओमेगा डैश इंटू ए डैश। अब देखिए बच्चों, यहां पर जो म्यू डैश वी माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश है, इसे हम लोग और किसके बराबर लिख सकते हैं, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए के बराबर। तो ये हो जाएगा म्यू वाई माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है हमारे को, ओमेगा डैश से। अब देखते हैं म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, ये क्या बन जाएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, ये बन जाएगा ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय म्यू वाई माइनस वन इंटू ए के बराबर। तो यहां हम लोग लिख देते हैं इसे, सबसे पहले लेफ्ट ये जो टर्म है म्यू वाई माइनस वन इंटू ए, इसको तो एज इट इज लिख देते हैं माइनस, जैसा कि हम लोगों ने देखा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए को क्या लिखा जा सकता है, म्यू वाई माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय ए अपॉन ओमेगा डैश इंटू ओमेगा। तो यहां से देखिए हमारे पास डेल वाई कितना आ जाएगा, म्यू वाई माइनस वन
मल्टीप्लाइड बाय ए, ये तो कॉमन आ गया और अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश, है ना। तो ये हमारे पास आ गया डेविएशन, नेट एवरेज डेविएशन आ गया। कब? जब डिस्पर्जन जो है, नेट डिस्पर्जन वो जीरो हो रहा है, ठीक है। तो चलिए बच्चों इस टॉपिक के ऊपर एक आसान सा सवाल देखते हैं। अ थिन प्रिज्म P1 with angle 4 degree and made from glass of refractive index 1.54 is combined with another thin prism P2 made from glass of refractive index 1.72 to produce dispersion without deviation, है ना। क्या प्रोड्यूस हुआ है? डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। द एंगल ऑफ प्रिज्म P2 इज, अब हमारे को एंगल ऑफ प्रिज्म P2 निकालना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों हमारे को पता है कि डेल वाई जो है वो नेट डेविएशन होता है, उसका फॉर्मूला ये रहा। लेकिन इस बार क्या बोल दिया गया? डेविएशन नहीं है, मतलब दिस हैज टू बी इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास क्या आ गया? म्यू वाई माइनस वन इंटू ए हैज टू बी इक्वल टू म्यू वाई डैश माइनस वन इंटू ए डैश के बराबर। अब बस हमारे को यहाँ पर डेटा भरना है। जैसे म्यू वाई जो है ना, म्यू वाई कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1.54 माइनस वन इंटू ए जो है वो हमारे को दे रखा है 4 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 1.72 माइनस वन इंटू ए डैश, है ना। यही तो हमारे को निकालना है। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, 54 इंटू 4 इज इक्वल टू 72 इंटू ए डैश, है ना। ये एक्सप्रेशन बनाया जा सकता है। तो यहां से देखिए 18 3 इज 54, 18 4 से 72, 4 से 4 चला गया, तो ए डैश देखिए हमारे पास आ गया 3 डिग्री, और यही हमारा आंसर है। चलिए बच्चों तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमैटिक एब्रेशंस। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है क्रोमैटिक एब्रेशन के बारे में, अब थोड़ा और डेप्थ में देखते हैं। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस है और व्हाइट लाइट इस पे फॉल कर रही है। तो जो फोकस है वायलेट का वो अलग जगह है और जो फोकस है रेड का अलग जगह है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? वो है एफ आर माइनस एफ वी, है ना। अब देखिए बच्चों हमारे को ये याद है कि जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला होता था वो क्या कहता था? 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर 1 अपॉन एफ वी लिखूँ, है ना, फोकस फॉर वायलेट लाइट, है ना, तो ये कितना हो जाएगा? म्यू वी माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। और अगर मैं 1 अपॉन एफ आर लिखूँ तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर चेंज बस आ जाएगा, म्यू आर माइनस वन आ जाएगा इंस्टेड ऑफ म्यू वी माइनस वन, और बाकी चीजें तो एज इट इज रहेंगी, है ना। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 अपॉन एफ वी माइनस 1 अपॉन एफ आर, ये कितना आ जाएगा? आइए कैलकुलेट करते हैं। तो अगर 1 अपॉन एफ वी माइनस 1 अपॉन एफ आर करूंगा मैं, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। ये तो एज इट इज आ गया, कॉमन आ गया। और इसके साथ और क्या आ जाएगा? म्यू वी माइनस वन माइनस म्यू आर माइनस वन। तो अब देखिए बच्चों हम लोग किस तरीके से इस ओमेगा के फॉर्मूले में, अभी तक हमारे पास क्या आया? 1 अपॉन एफ वी माइनस 1 अपॉन एफ आर, ये कितने के बराबर आ रहा है? 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू मल्टीप्लाइड बाय ये वाला टर्म कितना हो जाएगा? म्यू वी माइनस म्यू आर के बराबर, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ म्यू वी माइनस म्यू आर। तो अब देखिए यहाँ पर म्यू वी माइनस म्यू आर को और मैं क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय म्यू वाई माइनस वन। तो ये बन जाएगा ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय म्यू वाई माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। अब बच्चों अगर हम लोग LHS को डील करें तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? एफ वी इंटू एफ आर, और न्यूमरेटर में आ जाएगा एफ आर माइनस एफ वी। तो ये देखिए किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? ये बन जा रहा है ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय, अब अगर आप केयरफुली इस वाले टर्म को देखेंगे तो ये जो टर्म है ये क्या बन जा रहा है? ये बन जा रहा है 1 अपॉन एफ वाई, है ना। ये येलो के लिए फोकस बन जा रहा है। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया? फाइनली हमारे पास आ गया एफ आर माइनस एफ वी अपॉन एफ वी इंटू एफ आर इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन एफ वाई। अब देखिए बच्चों हम लोग एफ वी इंटू एफ आर को ऑलमोस्ट एफ वाई स्क्वायर कह सकते हैं ना। एफ वी इंटू एफ आर दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एफ वाई का स्क्वायर, क्योंकि एफ वाई से हम लोग जानते हैं कि एफ वाई के कंपैरिजन में, है ना, एफ आर जो है वो क्या होता है? आप जैसा कि डायग्राम यहाँ पर देख पा रहे हैं, एफ आर जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है और एफ वाई के कंपैरिजन में एफ वी थोड़ा कम होता है।
तो हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि एफ वी इंटू एफ आर वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ वाई स्क्वायर के। तो यहां से देखिए एफ आर माइनस एफ वी ये कितने के बराबर आ जा रहा है, ये देखिए आ जा रहा है ओमेगा इंटू एफ वाई के बराबर, है ना। तो बच्चों यही रिजल्ट है क्रोमैटिक एबरेशन का, है ना। एफ आर माइनस एफ वी जो कि कितने के बराबर आ रहा है, ओमेगा इंटू एफ वाई के, यही कहलाता है क्रोमैटिक एबरेशन। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लेक्चर के आखिरी टॉपिक पर आ जाते हैं, जो कि है कंडीशन फॉर एक्रोमैटिज्म। बच्चों हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर सिर्फ एक लेंस हम लोग ले रहे हैं ना, जैसे कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं, तो उस केस में भी क्या हो जाता है, उस केस में भी जो वायलेट का फोकस है, रेड का फोकस, ये अलग अलग जगह आता है। अगर हम लोग कॉनकेव लेंस लेते हैं तो उस केस में भी ऐसा होता है। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर सूटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज लें तो हम लोग क्या हासिल कर सकते हैं, एक्रोमैटिज्म, है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे वो हासिल किया जाए। मान लीजिए कि ये जो ओवरऑल हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज है, इसका फोकल लेंथ f है और पहले वाली लेंस का f1 है और दूसरी वाली लेंस का f2 है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 के बराबर। अब अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आ जाएगा, माइनस df अपॉन एफ स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस df1 अपॉन f1 स्क्वायर माइनस df2 अपॉन f2 का स्क्वायर। तो अब देखिए बच्चों, एक क्रोमैटिज्म को हासिल करने का मतलब हुआ ये जो df है वो क्या हो जाए, वो जीरो हो जाए, है ना। द कॉम्बिनेशन विल बी फ्री फ्रॉम एक्रोमैटिक एबरेशन इफ df इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, df1 अपॉन f1 का स्क्वायर प्लस df2 अपॉन f2 का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसके अलावा बच्चों आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये हम लोगों ने पहले ही डेराइव कर रखी है। इस इक्वेशन की मदद से बच्चों हम लोग जो ऊपर अभी इक्वेशन डेराइव कर रहे हैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। एफ आर माइनस एफ वी एक तरीके से ये क्या हो गया, ये डी एफ हो गया, डिवाइडेड बाय एफ वी इंटू एफ आर को क्या लिख सकते हैं, एफ स्क्वायर लिख सकते हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा अपॉन एफ के। तो इसी का यूज करते हुए हम लोग जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसमें क्या लिख सकते हैं, डी एफ वन अपॉन एफ वन स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा 1 अपॉन f1 और अगला टर्म हो जाएगा प्लस ओमेगा 2 अपॉन f2 इज इक्वल टू आ जाएगा जीरो। तो ये हमारे पास जो रिलेशन आया है यही है कंडीशन फॉर एक्रोमैटिज्म, है ना। अगर दो लेंसेज मिल करके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे रहे हैं तो हम लोग कहेंगे कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक्रोमैटिक एबरेशन नहीं देगा, है ना। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं एक्रोमैटिक डबलेट। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये लेक्चर खत्म होता है एंड आई होप आपको चीजें बहुत पसंद आई होंगी। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।